प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे किंग इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं क्लास 10 का वीडियो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक करा चुका था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें क्या करना है, यहाँ जो कुछ इंटीजर्स दिए गए हैं उनका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो आइए हम देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा मेथड क्या है, मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि हमें इन नंबरों के प्राइम फैक्टर करके एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन, ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन है ना। सबसे पहले 12 का करेंगे, तो 12 का हो जाएगा 2 6 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 है ना। ऐसे हम क्या 15 का करेंगे, तो 15 का हो जाएगा 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ऐसे ही 21 का, तो 21 का हो जाएगा 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। क्लियर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, नंबर के प्राइम फैक्टर करने होते हैं। प्राइम फैक्टर आप जानते हैं कि फैक्टर तो हमें करना ही है, लेकिन उन्हीं नंबरों से फैक्टर करना है जो हमारे कैसे हो प्राइम। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जो भी नंबर दिया जाएगा वो नंबर केवल आप प्राइम नंबर से डिवाइड करोगे और किसी से भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से हमने लिख लिया। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। 15 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। और 21 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। पावर से मेरा मतलब ये है कि जो फैक्टर जितने बार रिपीट हुआ होगा उसकी उतनी पावर यहाँ पे लगा दी जाएगी। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 2 टाइम्स आया है, तो 2 की पावर 2, 3 1 टाइम आया तो 3 की पावर 1, 3 1 टाइम है, 5 1 टाइम है, 7 1 टाइम है, 3 1 टाइम है। ठीक है, अब हमें निकालना है एचसीएफ ऑफ 12 15 एंड 21। तो नाउ अब हम निकालेंगे एचसीएफ। नाउ एचसीएफ ऑफ 12, 15, 21, इन नंबरों का हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एचसीएफ में हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। क्या देखते हैं, कॉमन फैक्टर्स। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कॉमन फैक्टर्स अगर तीनों के पास देखें तो भाई 3 जो है कैसा है, कॉमन है। तो 3 इसके पास भी है, इसके पास भी, इसके पास भी है, मतलब 3 हमारा कैसा है, कॉमन है। अच्छा, जो फैक्टर कॉमन होते हैं उनके हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट पावर देखते हैं। तो 3 की देखो 1 पावर यहाँ है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो फाइनली 3 की जो पावर है वो कितनी है आपकी, 1, स्मॉलेस्ट है ना। और इसका मतलब होता है 3। तो ये हमारा हो गया एचसीएफ। साथ में हम क्या करेंगे, एंड एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 12, 15, 21। अब देखो एलसीएम में क्या करते हैं, इन इंटीजर्स के जो भी फैक्टर है इनमें जितने भी इन्वॉल्व फैक्टर दिख रहे हैं, आपको क्या क्या दिख रहा है ये देखो। आपको 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, फैक्टर्स में देखना है। 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7। इसके अलावा और कुछ है क्या, तो भाई जो जो हमें दिख रहा है वो सारे फैक्टर लिख लो। यानी कि हमने 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 5 लिख लिया और 7 लिख लिया। ये हमने सारे के सारे लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी बड़ी बड़ी पावर देखेंगे, ग्रेटेस्ट पावर देखेंगे। तो ये 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2, 3 की 1, 5 की 1, 7 की भी 1। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे 7 5 जा 35, 35 जा 105, 105 4 जा हो जाएगा 420। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 12, 15, 21 कितना निकल के आया, 420। क्लियर है। उसी हिसाब से अपन दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है, 17, 23 एंड 21। तो आप यार देख रहे हैं कि 17, 23 एंड 29 ये ऑलरेडी कैसे प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है, 1, और उनका जो एलसीएम होता है वो उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ डायरेक्ट अपन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, एचसीएफ ऑफ 17, 23, 29 कितना हो जाएगा, 1। और अगर हम इनके एलसीएम की बात करें, एंड एलसीएम ऑफ 17, 23, 29, तो ये आपका हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। सबका मल्टीप्लाई करो तो देखो यहाँ पे 17 और 23 का मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 390
1 और इसका मल्टीप्लाई करना है 29 में, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई 29 में करोगे, देखो यहाँ पे 29 थोड़ा ऑड नंबर हो, यहाँ पे सॉरी ऑड नहीं हो, थोड़ा अलग है, यानी कि 29 की टेबल याद नहीं हो तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको 29 की टेबल याद नहीं है तो आप एक काम करो, इसको 30 मान के चलो, तो 3 की टेबल तो याद होती है ना, तो 3 की अगर इसको 30 मान के चलोगे ना, तो 3 का पहाड़ा पड़ो, यानी 3 एकम 3, 3 एकम 27 के साथ हासिल कितना जाएगा 2, और 3 तिया 9, 9 2 11 और 0 चिपका दो, यानी कि अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अच्छा, एक आपने ज्यादा मल्टीप्लाई कर दिया, आपको 29 से करना था, आपने कर दिया 30 से, तो एक बार इसको कम कर दो, 3 9 1 को कम कर दो, 10 में से 9 गया तो वो 10 में से बन गया तो 9 बचेगा, यहाँ रह गया 12, 12 में से 9 गया तो 3 बचेगा, यहाँ रह गया 6, 6 में से 3 गया 3, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 11339। तो ये क्या तुम्हारा हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा एलसीएम हो गया। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, एलसीएम 17, 23, 29 इज 11,339, ठीक है। और अगर आप इसको करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते, मैंने इसको डायरेक्ट इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पे प्राइम नंबर्स है, और प्राइम नंबर्स का क्लियर रहता है, प्राइम नंबर्स का जो एचसीएफ होता है वो कितना होता है 1, और उनका जो एलसीएम होता है वो उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, तो थर्ड में क्या लिखा है 8, तो पहले 8 के फैक्टर करो, 9 फिर हमें 9 के फैक्टर करना है, फिर 25 फिर हम 25 के करेंगे। तो पहले करते हैं 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 9 के करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, और 25 के करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, क्लियर है। अच्छा, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 2 नहीं 8, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है किसका, 8, 9, 25। तो ध्यान से देखो भाई, एक भी फैक्टर कॉमन है क्या, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं, तो जब कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो तो उस केस में अपना एचसीएफ होता है 1, तो इनका भी आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25, तो अब इसमें क्या होगा, जितने भी आपको दिख रहे हैं, क्या क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, और सबकी बड़ी बड़ी पावर लेना है, तो 2 की बड़ी पावर 3, 3 की बड़ी पावर 2 और 5 की बड़ी पावर 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8 इंटू 9 और इंटू 25, 3 को 2 को 3 टाइम्स ओपन कर दिया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसे यहाँ पे 3 3 जा 9 और ये 5 5 जा 25, अगर हम इनके मल्टीप्लाई करें तो 8 में 72 यानी 72, 72 का 25 में करेंगे तो ये आ जाएगा 1800, तो हमारा एलसीएम 8 9 25 ये निकल के आएगा 1800, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्लियर है। इसको नोट करिए, आगे चलते, और लगता है कोशिश करूंगा कि पूरा पूरा आज आपका एक्सरसाइज 1.1 खत्म कर दूं, ठीक है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 जो है कह रहा है चेक वेदर 6n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कह रहा है कि n का कोई ऐसा वैल्यू है जिससे 6n आपका 0 पे फिनिश हो जाए। तो भाई देखो, नंबर जो है 0 पे फिनिश होगा, यानी कि एंड विद द डिजिट 0 होगा, यानी कि अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो ये उसकी पावर के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, ये मैं आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में भी बता चुका था। देखो, नंबर यानी कहाँ खत्म होगा ये पावर के ऊपर डिपेंड करता है, बट 0 पे एंड होगा ये पावर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है उसके फैक्टर के ऊपर, ठीक है। तो अगर किसी नंबर में 2 और 5 दोनों के फैक्टर होते हैं तो नंबर क्या होगा आपका 0 पे एंड होगा। अच्छा, अगर सारे फैक्टर 2 के हैं, 5 का कोई फैक्टर नहीं है तो नंबर 2 0 पे एंड नहीं होगा। 5 के फैक्टर है बट 2 के फैक्टर नहीं है, तब भी वो नंबर आपका 0 पे एंड नहीं होगा। अगर किसी नंबर में 5 और 2 के फैक्टर दोनों के फैक्टर हैं तो ही वहां पर क्या होगा, वो नंबर आपका 0 पे एंड होगा। और बेसिकली ऐसे क्वेश्चनों में वो आपको खुद को आपका एक तरीके से परीक्षा ले रहे हैं, वो आपकी अंदर की कार्यक्षमता क्षमता है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज रीजन क्या है, क्योंकि अगर कोई नंबर एंड विद द डिजिट 0 होगा ना तो उसमें पहले ही 0 लिखा होगा, और जिस नंबर के लास्ट में 0 होगा उसी नंबर के फैक्टरों में 2 और 5 होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, फैक्टर्स करते हैं 6 के,
2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। आपने देखा कि यहाँ पे 6 के जो फैक्टर हुए हैं वो कितने हुए हैं, 2 इंटू 3, है ना। अगर 6 में देखो 2 तो आया है बट 6 के पास क्या है, 5 नहीं है। 6 के 5 वो 6 के पास जो फैक्टर में 5 नहीं है, इसका मतलब ये नंबर आपका 0 पे एंड नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर 6 has 2 as factor but not 5 as a factor, हाँ फैक्टर, है ना। यानी कि यहाँ पर 6 के पास 2 तो फैक्टर है लेकिन 5 फैक्टर नहीं है। वी नो दैट हम जानते हैं कि एनी नंबर एंड with the digit 0 if it is divisible by 2 and 5 both, है ना। अगर कोई नंबर 0 पे खत्म होगा, वो ये तभी खत्म हो सकता है यदि वो नंबर जो है डिवाइड हो 2 और 5 दोनों से, ठीक है। सो नो वैल्यू ऑफ n 4 6 and with the digit 0, ठीक है। तो इस तरीके से हमें लिखना है। और अगर आप लैंग्वेज थोड़ा और अच्छी बनाना चाहते हैं तो आप एग्जाम्पल की कॉपी कीजिए, एग्जाम्पल से लैंग्वेज काफी अच्छी हो जाती है। एग्जाम्पल तो लगाइए आप, एग्जाम्पल से आपको क्या क्वेश्चन करने का स्टैंडर्ड पता चल रहा है, क्वेश्चन को करना कैसे है, ठीक है। फिलहाल इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन अभी कराता हूँ। देखो बच्चों, अभी ये क्वेश्चन कराया था वो क्वेश्चन नंबर 5 था, एक्चुअली गलती से 4 गिर गया है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि गिवन दैट एक्सएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम ऑफ 306, 657। कह रहा है कि दो नंबर्स है हमारे पास 306 एंड 657 और इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना है, 9 है। हमें ज्ञात क्या करना है, एलसीएम निकालना है इन दोनों नंबरों का। तो आपको याद हो मैंने आपको शुरू में फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले पे फोकस करो। तो सबसे पहले आपको सॉल्व में लिखना है सॉल्व, यहां लिखना है वी नो दैट क्या फॉर्मूला बताया था, तो फॉर्मूला मैंने बताया था HCF इंटू LCM बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना। यहाँ पे 2 नंबर्स कौन से हैं, यानी कि जिनका हम एचसीएफ और एलसीएम की बात कर रहे हैं। तो भाई एचसीएफ हमें कितना दे रखा है, एचसीएफ हमें 9 दे रखा है, एलसीएम हमको पता नहीं है, बराबर में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यानी दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि कौन कौन संख्या, 306 657, इन दोनों का क्या करो तो गुणा कर दो, यानी कि 306 गुणा 657, 306 इंटू 657, ठीक है। इतना क्लियर है। अब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के लिए क्या करोगे, 306 657 और इसको डिवाइड करोगे 9 से। तो अब भाई देखो इनटू में चल रही है, ऊपर दोनों संख्याएं है ना, दोनों नंबर क्या है मल्टीप्लाई में, तो आप किसी भी नंबर को 9 से कैंसिल कर सकते हो, लेकिन होगा एक ही, या तो इसको कर लो या फिर इसको कर लो। चलो मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ, 9 7 का कितना होता है 63, 2 बचेगा 27 हो जाएगा, तो 9 3 27, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास बचेगा एलसीएम ऑफ 300 बराबर कितना, 306 इंटू 73 की जगह 6 टाइम, तो 6 टाइम पढ़ोगे तो ये हो जाएगा 438, और 438 का कितना आएगा 8, कैरी कितनी जाएगी 43 का 3, बिकॉज आगे क्या है 0 है, कैरी जाएगी 4, तो 73 3 हो जाएगा 219, है ना।
तो 219 और 4 कितने होगा 223। तो ये निकल के आ गया LCM, है ना। तो आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो हैंस LCM ऑफ 306,657 is equal to 22338। दैट इज फाइनल आंसर। क्लियर है? इसको नोट करो, इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, एक्सप्लेन 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number and numbers while, है ना। तो ये कह रहा है कि इनकी व्याख्या कीजिए कि ये जो नंबर लिखे हैं ये दोनों नंबर कैसे हैं, कंपोजिट हैं। कंपोजिट यानी कि भाज्य संख्याएं हैं, और क्यों है ये हमें रीजन बताना है। तो भाई देखो, मैंने आपको बता रखा है, पीछे वीडियो अगर आपने देखा हो भाज्य अभाज्य के बारे में मैंने बताया था। तो इनकी परिभाषा क्या होती है, यानी कि भाज्य संख्याएं क्या होती है, यानी कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो क्या करते हैं 3 या मोर देन 3 फैक्टर्स रखते हैं ना, यानी कि ऐसे नंबर जिनके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट होते हैं। और ऐसे नंबर जिनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं ना, जैसे एक तो वो खुद होते हैं और एक क्या होता है, एक होता है ना। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। तो हमें यहाँ पे कंपोजिट नंबर दिखाना है। अब अच्छा, अब यहाँ पे एक काम और करना है, जैसे नंबर क्या लिखा है 7 into 11 into 13 plus 13 लिखा है ना। यहाँ पर क्या लगा है प्लस। और जब भी हम क्या करते हैं फैक्टर्स को दिखाते हैं तो फैक्टर्स में क्या रहता है, पूरे में प्रोडक्ट का साइन रहता है, यानी कि मल्टीप्लाई लगा रहता है। तो भाई एक तो तरीका हमारे पास ये है कि इस नंबर को पहले हम सॉल्व करें और उसके बाद इसके क्या करें, फैक्टर करें। पहले पूरा सॉल्व करें, उसके बाद क्या करें, इसके फैक्टर करें। और दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम इसको ऐसे ही मतलब सॉल्व करते करते इसको फैक्टर में कन्वर्ट कर दें, है ना। तो दोनों ही इजी रहेंगे। तो मेरे हिसाब से आप ये वाला देखिए, देखो यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 7 into 11 into 13 plus 13। देखो अगर किसी नंबर में मल्टीप्लाई और डिवाइड लगा है तो पूरा नंबर एक ही मान के चलो, है ना। ये एक नंबर है और ये नंबर अलग है ना, ये अलग नंबर है और ये अलग। अच्छा, दोनों नंबरों में कॉमन क्या है, तो दोनों नंबरों में कॉमन है 13, है ना। तो दोनों नंबरों में हमने कॉमन ले लिया 13। ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 7 into 11 और यहाँ क्या बचेगा 13 बन जाए 13, कुछ नहीं तो एक, है ना। अब इसको अपन थोड़ा और सोल्व कर तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 77 प्लस 1, 77 प्लस 1। ऐसे यहाँ पर क्या करोगे 13 जैसे का वैसा और 77 प्लस 1 हो जाएगा 78। अच्छा, 78 को भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं कैसे, 13 इंटू 3 इंटू 2। देखो यहाँ पे 13 3 कितना होगा 39, 39 जो हो जाएगा 78। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इस नंबर के मोर देन 3 फैक्टर है, इस नंबर के मोर देन 3 फैक्टर है। दैट मीन्स ये नंबर हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। यही हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना था, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख रहे हैं हियर गिवन नंबर 7 into 11 into 13 plus 13 has more than 3 factors, more than 3 factors, so it is composite। ये कहता है कंपोजिट है, कैसा है, कंपोजिट, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या है, सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में लिखा है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5, है ना। तो देखो ये नंबर हमारा एक अकेला हो गया और ये नंबर हमारा एक अकेला हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करें, दोनों नंबरों में क्या कॉमन है, तो दोनों नंबरों में कॉमन है 5। 5 को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 6 into 7 into 4 into 3 into 2। 1 का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 1। देखो इनटू में 1 का कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्लस में 1 का बहुत मतलब है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 जैसे का वैसा रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो भाई ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, अगर आप इसका मल्टीप्लाई करो, देखो 6 7 जा 42, 42 4 जा होता है 168, है ना। 168 3 जा कितना हो जाएगा, 168 3 जा ये हो जाएगा आपका लगभग लगभग 140, नहीं 160
504 है ना, 504 टू जब हो जाएगा आपका 100 वो 1008, यानी कि इतने इतने का निकल के आएगा 1008 और +1 है ना। तो ये आपको हो जाएगा 5, इनको ऐड करो तो हो जाएगा 1009 और इनटू अपने मन से 1 मान लो। तो यहाँ पर भी कितने 3 फैक्टर तो हो ही गए, 3 फैक्टर हो गए कि नहीं हो गए। तो यानी कि यहाँ पर भी क्या आएगा, हियर द गिवन नंबर कौन सा है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 हैज मोर देन 3 factors, so it is composite number है ना, it is composite। क्लियर है। तो ये जो है हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको नोट करो, क्वेश्चन अगला अभी कराते हैं, ठीक है। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैंने उसको नोट नहीं किया है, आप उसको समझिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फील्ड है, सर्कुलर फील्ड है, जिसके चारों ओर क्या है, सर्कुलर पथ है, यानी कि एक रास्ता है चारों तरफ है ना, गोला गोला रास्ता है, सर्कुलर है ना, वृत्ताकार है ना। तो इसमें कह रहा है कि एक लड़की है सोनिया, जो क्या करती है, इसका एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट लेती है, जबकि रवि जो है वो एक राउंड पूरा कंप्लीट करने में 12 मिनट लेता है ना। मतलब एक राउंड समझ रहे हो ना, जैसे मान के चलो कि अगर मैं यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करूं और ऐसे लौट के जब तक मैं यहाँ पे ना जाऊं तब तक वो एक राउंड नहीं माना जाएगा। यानी कि मैं जिस पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट करता हूँ, लौट कर उसी पॉइंट पर जब आऊंगा तब मेरा एक राउंड माना जाएगा। तो ऐसा एक राउंड कंप्लीट करने में सोनिया 18 मिनट लेती है, जबकि रवि कितने लेता है, 12 मिनट लेता है। ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सोनिया और रवि दोनों ही क्या करते हैं, एक ही प्लेस से एक ही समय पर यानी एक ही टाइम पर और सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, दौड़ना स्टार्ट करते हैं। यानी कि वो दोनों एक ही सेम प्लेस सेम टाइम है ना, और सेम डायरेक्शन में दौड़ना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सेम डायरेक्शन में दौड़ना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये पूछा गया है कि कितने समय बाद वो दोनों फिर से उसी पॉइंट पर मिलेंगे जहां पर उन्होंने जहां से उन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया है। अब एक बात बताओ, अगर जैसे मान के चलो, थोड़ा समझना यहाँ पे, कि अगर मैं यहाँ पे आपसे ये लिखूं कि भाई ये देखो, जैसे ये सोनिया है, अब सोनिया और यहीं पे कौन खड़ा है, मान के चलो रवि खड़ा है ना। जैसे मान के चलो रवि कितने मिनट में लगा रहा है, रवि जो है 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, ठीक है।